हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद कंटिन्यूशन में ये चलता जाएगा। तो फर्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो, मतलब एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट ना करे, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या लिखोगे? ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मतलब जब हम उनको मिक्स करें तो आपस में वो केमिकली ना रिएक्ट करें। सब्सटेंसेस लिखो, कंपोनेंट्स लिखो, योर चॉइस। अब एक सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं? एक से तो नहीं बनेगा, दो कंपोनेंट तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स तो चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो। ठीक है। एक होता है टर्नरी। टर्नरी में कितने कंपोनेंट्स होंगे? तीन। एक होता है क्वार्टनरी। क्वार्टनरी में कितने होते हैं? क्वार्टर वर्ड सुना ना, क्वार्टर चौथा हिस्सा होता है। तो क्वार्टरनरी क्या होता है? चार कंपोनेंट जिसमें प्रेजेंट होते हैं। बट हमें ये नहीं पढ़ने, क्वार्टनरी टर्नरी वगैरह ये नहीं पढ़ने। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा सोल्यूशन है? बाइनरी सोल्यूशन ही हमें यहाँ पे स्टडी करना है पूरे चैप्टर में। अब जो दो कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन, पूरी स्टेटमेंट में लिख देती हूँ, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन विच इज, पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, विच इज डिसॉल्व्ड इन अदर कंपोनेंट, जिसको दूसरे कंपोनेंट में ही घोला जाता है, एंड इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। मतलब वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसको हम दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व करते हैं और कम अमाउंट में वो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच, जिसके अंदर अदर कंपोनेंट इज डिसॉल्व, दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जाता है, एंड इज प्रेजेंट इन, ये किस मतलब ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एंड इज प्रेजेंट इन लार्जर या फिर ग्रेटर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा एज कंपेयर टू सोल्यूट। ये हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसको हम दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे और ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसके अंदर, इन विच, जिसके अंदर हम दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करते हैं और ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और ट्रिक अगर रखनी है याद रखने के लिए, तो जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो कम अमाउंट में, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है, एक ही अल्फाबेट का डिफरेंस है तो ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है।
ठीक है, अब दोनों की ही फिजिकल स्टेट हम चेंज करके 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनाते हैं। उससे पहले देखो, एक होता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा वर्ड तो सबने सुना है ना, एक्वा गार्ड सुना होगा। अब एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। नॉन एक्वस विदाउट वाटर, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। द सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और इसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर, अदर देन वाटर मतलब वाटर ना होके कुछ और कोई सॉल्वेंट होगा तो वो हमारे पास होगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूट सॉल्वेंट जैसे ये रहा, एक बेकर लिया हमने, इसके अंदर वाटर है, 1000 ml वाटर लिया, 1000 ml लिखो चाहे 1 लीटर लिखो, और इसके अंदर मैंने 1 स्पून शुगर डाल दिया। अब इनको मिक्स करोगे, बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आपने लैब में देखा होगा कि रिएजेंट बॉटल्स पे एक लिखा होता है DIL, एक लिखा होता है CUNC। ठीक है, DIL का मतलब है डाइल्यूट, बच्चे इसको दिल दिल पढ़ते हैं बट इट्स डाइल्यूट, और CUNC होता है कंसंट्रेटेड। अब देखो, जैसे ही मैंने सॉल्यूशन बनाया, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी को घोल दिया। चीनी का अमाउंट बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसकी जगह 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम चीनी घोल दूं, वहां तो उसका टेस्ट मतलब इतना मीठा नहीं लगेगा वो, कि 1 चम्मच चीनी डाल दिया 1 लीटर पानी में, वो इतना ज्यादा मतलब स्वीट टेस्ट उसका नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा? शुगर सिरप बन जाएगा। ये तो 1 किलो चीनी का, तो जिसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट। ये अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस करेंगे। तो जिसमें हमारे पास सोल्यूट का अमाउंट जो है, सोल्यूट is very less as compared to सॉल्वेंट। जहां पे सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो वो तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये होगा हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये बेसिक्स कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब हमारे पास 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो भी फिजिकल स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसको हम दूसरे कंपोनेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मतलब इसको इसके अंदर डिसॉल्व करना है। और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसके अंदर घोला जाता है दूसरे कंपोनेंट को, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे जो 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, अब इस सोल्यूट को हमें डिसॉल्व करना है इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। मैंने इनको पहले से ही लिख के रखा हुआ है। पहले मैंने लिखा है सॉल्वेंट को एज सॉलिड, फिर एज लिक्विड, फिर उसको गैसियस फेज में लिखा है, और सोल्यूट की जो फिजिकल स्टेट है उसको वेरी करके मैंने लिख दिया। अब मैंने कहा है कि सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। अब मेरा सॉल्वेंट यहां इन तीनों में क्या है? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये कैसे लिखोगे? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। घोला किसको है? सोल्यूट को घोला है ना सॉल्वेंट के अंदर, तो ये सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर सेकंड होगा लिक्विड इन सॉलिड, लिखा हुआ है। गैस इन सॉलिड, ये बिल्कुल बेसिक सा, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिखा हुआ है वरना लिखने में बहुत टाइम लगता। फिर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, फिर सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं। अब इसमें आपके पास ना क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता कि ये पूरा चार्ट बनाओ कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, उनके पूरा एक्सप्लेन करो डिटेल चार्ट बना के, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता।
इसका क्वेश्चन एमसीक्यूज में ही आता है, या तो वो आपको 1 मार्कर्स में कह देगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड ना लिख के वो इसको सॉलिड सॉल्यूशन भी लिख सकता है, ये याद रखना। सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो ही डिसाइड कर देगा हमारे पास इसकी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट। तो अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन ये कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। या फिर क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे आता है कि आपको वो एक एग्जांपल दे के रखेगा, पूछ लेगा ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये लिक्विड इन लिक्विड है या लिक्विड इन सॉलिड है, मतलब कुछ भी वो पूछ लेगा, या तो इसमें से लिख के देगा, एग्जाम्पल आपको देना होगा, या फिर यहाँ जो मैं अभी एग्जाम्पल लिख पाऊंगी उसको देगा और आपको ये बताना होगा, वैसे वर्षा ये दोनों चलेंगे। अब फर्स्ट जो हमारे पास है सॉल्यूशन वो है सॉलिड इन सॉलिड। अब बाहर से जो चीज सॉलिड दिख रही है उसके अंदर एक और चीज है जो सॉलिड हमने मिक्स की हुई है, लेकिन हम उसको देख के बता नहीं सकते कि इसके अंदर ये दूसरी चीज भी प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल क्या आता है, एलोए। एलोए सुने हैं ना, एलोएस क्या होते हैं, मेटल को मेटल के साथ जब मिक्स करते हैं या मेटल के साथ किसी नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एलोए बनता है। जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी बनती है उसमें क्या किया जाता है, कुछ अमाउंट कॉपर वगैरह का ऐड किया जाता है ताकि वो हार्डनेस उसकी इंक्रीज हो, वरना प्योर गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बन सकती। अब इसमें एलोएस के साथ साथ आप मतलब एलोएस का ही एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे ब्रास है, ब्रास किससे बनता है, जिंक इन कॉपर। कॉपर सॉल्वेंट है और जिंक इसमें सोल्यूट है। और इसमें एक ब्रोंज दे सकते हो एग्जांपल, ब्रोंज में क्या होता है, टिन, टिन का सिंबल क्या होता है, एसएन। मैं आपको सिंबल सारे करा चुकी हूँ, पीरियोडिक टेबल मैंने कंप्लीट कराया हुआ है आपको। तो टिन इन कॉपर, टिन इन कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, और टिन क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा। इतने एग्जांपल इसमें बहुत है। एलोएज, बेसिकली एलोएज ही लिख के देता है वो कि एलोएज किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। फिर हमारे पास नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, मतलब बाहर से जो चीज सॉलिड दिख रही है अंदर उसके लिक्विड फील्ड है। इसका सबसे मेन एग्जांपल है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सबसे कॉमन तो आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO4 के साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर अटैच होते हैं, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, बेसिक्स है। और इसमें किसका एग्जांपल दे सकते हो, जितने भी जेल्स हैं, बाहर से सॉलिड है अंदर लिक्विड, चीज है, बटर है, ये सब क्या है हमारे पास, लिक्विड इन सॉलिड के एग्जांपल। ये सारे मैंने इसके लिखे एग्जांपल। फिर नेक्स्ट है हमारा गैस इन सॉलिड, मतलब बाहर से वो गैस है, बाहर से वो सॉलिड है सॉरी, और उसके अंदर गैस फिल्ड है, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ निकल पैलेडियम प्लैटिनम। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन +1 में भी किया हुआ है। उसमें क्या करते हैं, एल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं, उसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वहां पे हम सरफेस कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल पैलेडियम प्लैटिनम। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का। फिर ये जो तीन है जो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है, इसमें कुछ नहीं करना याद, बेसिक सा है तो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो, अभी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें शुगर हमारे पास सॉलिड स्टेट में और वो क्या है, एक सोल्यूट, कम अमाउंट में हमने ली, और सॉल्वेंट क्या था, वाटर, तो ये हो गया लिक्विड। तो ये आ गया सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या दोगे, सॉल्ट और शुगर इन वाटर, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। फिर नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये भी बहुत इजी है। लिक्विड इन लिक्विड, दो मिक्सिबल लिक्विड्स आपस में मिक्स कर दो, जैसे हमारे पास, मैं एरो लगा देती हूँ ऐसे, अल्कोहल प्लस वाटर, या फिर एसीटोन प्लस वाटर, ये सब क्या है, मिक्सिबल लिक्विड्स है आपस में। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड,
अब बाहर से जो चीज लिक्विड है उसके अंदर गैस फिल्ड है, ये तो आप लोग कंज्यूम करते ही हो। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड होती है, तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। और क्या लिख सकते हो बेसिक सा एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इन वाटर, पानी के अंदर ऑक्सीजन है ही, एक्वेटिक लाइफ क्यों जिंदा है, क्योंकि वो पानी से ऑक्सीजन ले रही है और वो ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व है। बाहर से उसका फेज वही दिखेगा सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट हमारी सॉल्वेंट की होगी, फेज का मतलब फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, मतलब बाहर से वो गैस है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट, डस्ट इन एयर, आयोडीन वेपर्स इन एयर। आयोडीन की जगह कैंपर भी हो सकता है, कैंपर क्या होता है, कपूर, उसके वेपर्स एयर में, तो ये सब किसके एग्जांपल है, सॉलिड इन गैस के। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस, लिक्विड को हमने मतलब फिल किया हुआ है गैस के अंदर, अब बाहर से गैस है अंदर उसके लिक्विड है, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, मॉइस्चर इन एयर, नमी जो होती है, मॉइस्चर इन एयर। क्लाउड्स इसका एग्जांपल है, बाहर से तो गैस है लेकिन उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स उसके अंदर है। मिस्ट, मिस्ट क्या होती है, कोहरा, फोग, ये सब क्या है, बाहर से गैसियस फेज के हैं लेकिन इनके अंदर लिक्विड फिल्ड है। लास्ट है हमारे पास गैस इन गैस, अब बाहर से भी गैस अंदर भी गैस, और गैस इन गैस का जो एग्जांपल है वो हमारे पास है एयर, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेस मिक्स्ड है। तो ये हमारे पास है 9 टाइप्स के सॉल्यूशन, लेकिन इसमें जो ये लास्ट वाला है ना गैस इन गैस, इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस को देखते हैं कि हाँ सॉलिड जो भी है हमारा सॉल्वेंट सोल्यूट जो भी है उसमें आपस में इंटरेक्शन है, किस तरह की बॉन्डिंग है। लेकिन इसमें गैस इन गैस वाले में गैसेस की आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है, वो सारी इंडिपेंडेंटली रहती हैं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस में। है वैसे 9 टाइप्स के, ये काउंट करो 9 ही है, लेकिन इस लास्ट वाले को हम कंसीडर नहीं करके चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कितने सॉल्यूशन रह गए, 8 टाइप्स की रह गए। जैसे कोलॉइड्स हमारे पास 8 टाइप्स के होते हैं, ये भी हमारे पास 8 टाइप्स की होते हैं, बट बुक में आपके पास 9 ही मेंशन होगा। करना कुछ नहीं है, इसको बस याद रखना कि गैस इन गैस का एग्जांपल क्या है, एयर, और कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें नॉर्मल है। तो आप इसको नोट कर लो, ये टेबल हमारा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें फर्स्ट हम करेंगे मोलैरिटी। वैसे तो कंसंट्रेशन टर्म्स +1 क्लास में भी है, वही मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी सब वही है, बट कुछ एक्स्ट्रा होते हैं इसमें, जैसे परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और फॉर्मेलिटी एक है, और वो है भी फॉर्मेलिटी के लिए, उसका कोई यूज नहीं है कहीं पे भी। न्यूमेरिकल्स आपके मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और परसेंटेज बाय वेट और मोल फ्रैक्शन, इन 5 से ही आने होते हैं। वैसे तो ये सबको पता होगी मोलैरिटी क्या होती है, बट स्टिल हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक करेंगे। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter solution। साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए इसके, अगर आपको बहुत स्लो लग रही है वीडियो तो आप स्पीड अप करके इसको देख सकते हैं, बट अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करिए। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लिटर सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स हम देख के काउंट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, किसी के भी मोल्स निकालने हैं तो उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट की, तो सोल्यूट आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट।
और सॉल्यूशन कितना लेना है पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में। और मोलैरिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, यहां लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से इसको हम डिनोट करते हैं। तो अगर पूरा फॉर्मूला लिखना है, मान लो गिवन मास हमारा एक्स से डिनोट कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर मास हमारा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला ये भी कैपिटल एम है और मोलैरिटी को भी हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक ही अल्फाबेट से अलग अलग चीजें सिंबलाइज की जाती है केमिस्ट्री में, साइंस में, आपको सबको पता है। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, और ये आ जाएगी यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन अगर ये वॉल्यूम लीटर में ना हो के ml में हो और ml से लीटर तक जाना है, कन्वर्ट करना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, नीचे m इंटू v, और v किस में ml में। और इसका यूनिट क्या बनाओगे, यूनिट हमेशा बनता है स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले से। स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिखोगे। मोलैरिटी का स्टार्टिंग फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of solution in लीटर। अब जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है यूनिट हमेशा उसी से बनता है। न्यूमरेटर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ऊपर क्या आ जाएगा मोल। डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम, किस में है लीटर में, तो ये इसका यूनिट हो गया, यूनिट आ गया मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स हम देख के काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, किसी भी कंपोनेंट का। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सोल्यूट की, तो ये सोल्यूट के केस में चलेगा। तो इस स्टेटमेंट से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का हमने फॉर्मूला लिख लिया, तो m क्या बन जाएगा, x अपॉन m। x हमने किसको माना है, गिवन मास को, पूरी केमिस्ट्री में ऐसे ही करना है। मॉलिक्यूलर मास हम कैपिटल M से लिखते हैं, वॉल्यूम हम कैपिटल V से लिखते हैं, और वॉल्यूम अगर लीटर में है तो ये फॉर्मूला, वॉल्यूम अगर ml में है, आपके न्यूमेरिकल्स में यही दिया होगा, ml में ही दी होगी, तो ऊपर 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ऊपर क्यों किया 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसे ये हमारे पास मान लो 250 ml दी हुई है, 250 ml को मुझे लीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, 250 डिवाइडेड बाय 1000, यही करना पड़ेगा। और जब इसको डिवाइड किया है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में चला जाएगा। और यूनिट हमेशा हम फर्स्ट फॉर्मूले से लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इसका ये है, नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करोगे मोल से, और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या है, लीटर, तो मोल पर लीटर इसका यूनिट आ गया। ये हो गई फर्स्ट मोलैरिटी। उसके बाद सेकंड है हमारे पास मोलैरिटी। वो मोलैरिटी थी, ये मोलैरिटी है, उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब वो तो थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ही रहेंगे सारे में। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर है भाई, नंबर NO डोंट कर दिया, नंबर मैं कंप्लीट लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved पर किलोग्राम सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्वेंट की बात की गई है, किसके साथ, सोल्यूट के साथ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम सॉल्वेंट। अब इसको क्या लिखोगे, अब इसको क्या लिखोगे, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट का मैंने फॉर्मूला अभी बताया, और डिवाइड में किसमें, डिसॉल्व पर किलोग्राम सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट
किलोग्राम में है तो नॉर्मल, अगर ग्राम में है तो वही सेम चीज जैसे प्रीवियस में की थी हमने, मोलैरिटी में की थी, वही सेम चीज यहां हो जाएगी। अगर ये ग्राम में गिवन है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। और यूनिट हमेशा फर्स्ट फॉर्मूला से यूनिट क्या बनेगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स को तो मोल से ही काउंट करोगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, किलोग्राम में है। यूनिट किलोग्राम में ही लिखना है, ये कन्वर्जन वाला नहीं लिखना है। उसमें भी सेम, मोलैरिटी में भी लीटर वाला ही लिखोगे यूनिट, पर लीटर वो ml वाला नहीं लिखोगे। ये हो गई सेकेंड मोलैरिटी। उसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रेंथ में क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट होता है ग्राम में, और उसको हम पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन, डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है, इसका तो कुछ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ बस ऐसे ही लिख दोगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, तो हमारे पास इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट बनेगा ग्राम पर लीटर। मैं लिख ही देती हूँ, स्ट्रेंथ क्या बनेगी, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम divided by volume of solution in liter। तो ऊपर का यूनिट क्या है न्यूमरेटर में, ग्राम, और इसका यूनिट क्या है, लीटर, तो इसका यूनिट क्या बन गया, ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, अब मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशो। ठीक है, रेशो निकालनी है हमें। वहां पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ए एंड बी। मान लो ए और बी हमारे पास दो कंपोनेंट्स एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स है एन ए। नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। और क्योंकि हम ए के मोल्स लिख रहे हैं तो एन के सबस्क्रिप्ट में ए लिख दिया। बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी, ये नंबर ऑफ मोल्स है इन दोनों के। ठीक है, अब हमें निकालने है मोल फ्रैक्शन। अगर हमें वो ए की मोल फ्रैक्शन की बात करें तो एक्स ऑफ ए, मैंने कहा मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स ऑफ ए क्या आ जाएगा, मैंने कहा फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स दोनों कंपोनेंट्स के। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला में लिख दोगे। और x ऑफ b कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, इट इज डिफाइंड एज ratio of number of moles of one component to the number of moles of all the components in the solution। ठीक है, एक के नंबर ऑफ मोल्स को हम सारे कंपोनेंट्स के मोल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी मोल
फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, और जिस भी कंपोनेंट के लिए लिख रहे हो उसके नाम को, उसके सिंबल को हम उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। और एक चीज याद रखना कि एक सॉल्यूशन में चाहे जितने मर्जी कंपोनेंट्स हैं, चाहे n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है। ये हमारे पास सबकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तब ये यूज होगी। तो याद रखना कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है सभी कंपोनेंट्स का, चाहे उसमें n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्यों ना प्रेजेंट हो, उन सबकी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट है मास फ्रैक्शन। जैसे मोल फ्रैक्शन लिखी है वैसे ही मास फ्रैक्शन होती है। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है, और मास फ्रैक्शन में हमारे पास मास की रेशो लिखी जाती है। तो इसको क्या लिखोगे? मास ऑफ गिवन कंपोनेंट टू दी मास ऑफ द सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट का जो मास है उसको डिवाइड करना है टोटल मास से सॉल्यूशन के। अब जैसे मान लो दो कंपोनेंट्स हैं, 1 और 2 ही लिख रही हूं मैं, ए और बी नहीं लिख रही हूं। इसका मास है W1 और इसका मास है W2। ये मान लो सॉल्वेंट है। आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी याद रखना, 1 या फिर A से हम डिनोट करते हैं सॉल्वेंट को, 2 या B से हम डिनोट करते हैं सोल्यूट को। ये इनके मासेस हैं, गिवन मासेस। अब मुझे निकालनी है मास फ्रैक्शन, मान लो इस कंपोनेंट के लिए W1 के लिए निकालनी है मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। एक के मास को हम पूरे सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर देंगे। मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं, इसको हमने किसी चीज से डिनोट नहीं करना है। सिंपल मास फ्रैक्शन ऑफ A ऐसे लिखोगे, मास फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू W1 अपॉन W1 प्लस W2। पूछा अगर A के लिए, फिर ऐसे B के लिए पूछा है तो W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। ये हो गई मास फ्रैक्शन। ये सारी बेसिक सी थी। अब दो और बेसिक सी रह गई हैं, परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। फिर उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और नॉर्मेलिटी हम कल करेंगे, क्योंकि वो तीनों जो है बहुत लेंथी है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अभी दो और टर्म्स करते हैं, एक है परसेंटेज बाय वेट, एक परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वेट, और नेक्स्ट इससे नेक्स्ट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दोनों छोटी छोटी सी हैं तो मैं एक साथ ही लिख रही हूँ, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ना इनसे कोई न्यूमेरिकल आता ना कुछ, कोई नहीं पूछता इनको। तो जस्ट हमें क्योंकि पूरा कोर्स कवर करना है तो हम लिखेंगे इसको। परसेंटेज बाय वेट क्या होती है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट। अब देखो परसेंटेज में हम क्या करते हैं? 100 से करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी याद रखना, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इन ग्राम, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज बाय वेट। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिखनी है। मैंने तो स्पेस बहुत ज्यादा छोड़ दिया इसमें। और परसेंटेज बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? अमाउंट या मास ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट। अब वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम में किसको लिखोगे? ml को, प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये यहां सॉल्यूशन आएगा, मैंने सोल्यूट लिख दिया सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय वेट में क्या है? हम दोनों, इन दोनों में ही सोल्यूट का वेट देखना है ग्राम में, बट कंडीशन ऊपर वाले में हमने क्या लिया है? 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है वेट के केस में, और वॉल्यूम के केस में हमने 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया है। तो ये तो हमारी बेसिक सी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई। अब हमारे पास बस 3 कंसंट्रेशन टर्म्स बची है। एक तो हमने लिखनी है नॉर्मेलिटी, एक देखनी है पार्ट्स पर मिलियन, और एक पार्ट्स पर बिलियन। ये तीनों बहुत इलेबोरेटिव वे में हम करेंगे क्योंकि ये थोड़ी लेंथी है, तो करने के लिए हमें
मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और मैं एक फॉर्मेलिटी कह रही थी, फॉर्मेलिटी वैसे भी फॉर्मेलिटी के तौर पे ही है, तो इसको तो हम स्किप ही कर देंगे। अगर आप चाहते हो तो ये भी मैं करा दूंगी, 1-2 लाइन का ही है ये भी। बट मेनली हमारे पास जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है न्यूमेरिकल वाली, मोलैरिटी, मोलैलिटी और स्ट्रेंथ, उन तीनों से ही आता है न्यूमेरिकल। तो बची कौन सी? नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये तीनों बची हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का मेन जो है, जो भी चीजें जहां से क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा, तो वो मेन कोर्स हम इसका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से ही। ये 10 मिनट का काम है, इसको 10 मिनट मतलब अभी तो इसमें अगर मैं ऐड करूंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इसको तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको 10-15 मिनट में कवर करके जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है फिर वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर 1 अच्छा लगा हो। तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।